एक अमीर, शक्तिशाली और प्रसिद्ध अरबपति जो क्रूरता की हद तक सख्त था। 24 महीनों के भीतर 10 आयाओं को छोटी छोटी गलतियों के लिए बेरहमी से निकाल दिया गया। कोई भी उसे खुश नहीं कर सका जब तक कि ये गरीब महिला चुपचाप उस हवेली में दाखिल नहीं हुई। कोई डिग्री नहीं, कोई आकर्षक रूप नहीं, कोई शानदार बायोडेटा नहीं, बस एक साधारण नौकरानी। फिर भी कुछ ही समय बाद उसके 2 जुड़वा बच्चे, जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, ने उसे गले लगा लिया और कहा, मां। इस एक शब्द ने उस अरबपति को सन्न कर दिया और उसी पल से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मुंबई में मॉनसून की शुरुआत थी और आसमान में छाए भूरे बादल एक तंग बस में बैठी मीरा के मन की तरह ही उदास थे। वो एक पुरानी बस की पिछली सीट पर सिकुड़ी बैठी थी, अपने फटे हुए कपड़े के बैग को कसकर पकड़े हुए। उसकी कलाई पर एक पुराना छोटा सा चांदी का कंगन था जिस पर आरव खुदा हुआ था, उसके मृत बेटे की एकमात्र निशानी। मीरा ने चुपचाप पेंडेंट पर हाथ फेरा और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी दूर की याद से गर्मी तलाश रही हो। 2 साल पहले एक सड़क दुर्घटना ने उसके छोटे बेटे की जान ले ली थी। अंतिम संस्कार के बाद मीरा लगभग पागल हो गई थी और अपने खाली दिल और एक अनकहे दर्द के साथ राजस्थान में अपना गांव छोड़कर भाग आई थी। तब से वो चुपचाप जी रही थी, प्यार की परवाह किए बिना, किसी भी चीज की इच्छा के बिना। जिंदगी उसे धकेलती रही और आखिरकार मीरा को मुंबई के जुहू में एक बड़ी हवेली में नौकरानी की नौकरी मिल गई, जहां सब कुछ उसके मालिक की तरह ही ठंडा और खामोश था। लोग उसे विक्रम कहते थे, एक बड़े कॉरपोरेशन का चेयरमैन जो अपनी दौलत और अकेलेपन के लिए मशहूर था। 10 साल पहले उसकी पत्नी प्रिया की जुड़वां बच्चों कबीर और ईशान को जन्म देने के कुछ ही महीनों बाद कैंसर से मृत्यु हो गई थी। तब से विक्रम ने खुद को बंद कर लिया था, अपना सारा ध्यान काम में लगा दिया था। दोनों बच्चे 4 मंजिला हवेली में पले बढ़े, जो सभी सुख सुविधाओं से भरी थी, लेकिन पारिवारिक गर्मजोशी से रहित थी। इसी वजह से 2 सालों में विक्रम ने 10 से ज्यादा आया बदल दी थी। कोई भी 3 महीने से ज्यादा नहीं टिक सकी। कुछ ने कहा कि बच्चे मुश्किल हैं, जबकि दूसरों ने ठंडे और सख्त मालिक को दोषी ठहराया, जिसकी आंखें हमेशा अपने बच्चों के बजाय कैमरों पर टिकी रहती थीं। जिस दिन मीरा ने हवेली में पहला कदम रखा, घर का माहौल अजीब तरह से घुटन भरा था। बूढ़ी हाउसकीपर ने धीरे से कहा, तुम्हें बस अपना काम करना है, बच्चों को अपनी मर्जी से बिल्कुल नहीं छूना, साहब बहुत सख्त हैं। उन्होंने दोनों बच्चों की देखभाल के लिए एक निजी नर्स रखी है। पूरे घर में कैमरे लगे हैं, इसीलिए ध्यान से चलना। मीरा ने सिर हिलाया और झुककर अभिवादन किया। उसका कुछ भी ज्यादा करने का इरादा नहीं था, उसे बस जीने के लिए एक नौकरी चाहिए थी, जहां कोई उसे परेशान ना करे और अगर हो सके तो बच्चों से दूर रहे। लेकिन फिर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार नहीं हुआ। तीसरे दिन दोपहर में जब मीरा सीढ़ियों पर पोंछा लगा रही थी, तो उसने बच्चों के कमरे से एक तीखी रोने की आवाज सुनी। रोना रुक रुक कर आ रहा था, जैसे दर्द से। एक ऐसी आवाज जो अजनबी लग रही थी, लेकिन उसने उसके अंदर के सबसे गहरे हिस्से को जगा दिया। पिछले 2 सालों से दबी हुई मां की सहज प्रवृत्ति अचानक जाग उठी, जिससे उसका दिल दुखने लगा और उसके पैर अपने आप तेजी से बढ़ने लगे। मीरा ने बिना सोचे समझे पोंछा छोड़ा और ऊपर की ओर भागी। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा धकेला तो देखा कि छोटा जुड़वा ईशान कोने में सिकुड़ा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और वो अपना पेट पकड़े हुए था। वहां कोई नर्स नहीं थी। कबीर उसके बगल में डरा हुआ खड़ा था, अपने भाई को देख रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। हे भगवान, मीरा ने कहा और ईशान के पास घुटनों के बल बैठ गई। कहाँ दर्द हो रहा है? तुम ठीक हो? उसने पूछा। धीरे से उसके माथे को छुआ जो तप रहा था। ईशान ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिलाया और उसकी छाती में छिप गया। मीरा ने सहज रूप से उसे गले लगा लिया। बच्चे की आंखें धीरे धीरे शांत हो गईं। उसकी सांसें धीमी हो गईं। मीरा फर्श पर बैठ गई, उसे धीरे धीरे झुलाने लगी और धीमी आवाज में गाने लगी। चंदा मामा दूर के,
पुए पकाए बूर के। उसकी राजस्थानी लोरी की आवाज नरम और शांत थी, सरल लेकिन दिल को छू लेने वाली। कमरा अजीब तरह से शांत हो गया। कबीर भी उसके बगल में बैठ गया, अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उस पल में मीरा को लगा जैसे वो अतीत में लौट आई है, जब वो आरफ को पीली मंद रोशनी में सुलाती थी। कुछ मिनटों बाद नर्स घबराई हुई अंदर आई। ये देखकर हैरान रह गई कि दोनों बच्चे शांत हो गए हैं। मीरा ने बस सिर झुकाकर माफी मांगी और चुपचाप बाहर निकल गई, इस बात से अनजान कि एक और जोड़ी आंखें उसे देख रही थीं। ऊपर अपने ऑफिस में विक्रम निगरानी स्क्रीन के सामने चुपचाप खड़ा था। उसने अभी अभी एक ऑनलाइन मीटिंग पूरी की थी कि ईशान के रोने की आवाज ने उसे चौंका दिया। उसने बच्चों के कमरे का कैमरा खोला और पूरा दृश्य देखा। जब भी ईशान को पेट में दर्द होता था, कोई उसे शांत नहीं कर पाता था। निजी नर्सों को उसे शांत करने में 1 घंटा लग जाता था, लेकिन उस महिला ने एक आलिंगन और एक हल्की लोरी से दोनों बच्चों को चुप करा दिया और सुला दिया। विक्रम ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसके हाथ ने अनजाने में मेज पर रखे पेन को कसकर पकड़ लिया। पिछले 2 सालों में ये पहली बार था जब उसने अपने बच्चों को किसी पर इतनी शांति से निर्भर होते देखा था। अगली सुबह हाउसकीपर ने मीरा को मालिक के ऑफिस में बुलाया। वो घबराई हुई अंदर गई, सम्मानपूर्वक सिर झुकाए। तुम मीरा हो, है ना? विक्रम की आवाज गहरी और साफ थी। जी साहब, कल जो हुआ मैंने कैमरे में देखा। धन्यवाद। वो रुका। उसकी आंखें ठंडी लेकिन समझ से परे थीं। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसे लगा कि उसे अपनी सीमा लांघने के लिए निकाल दिया जाएगा, लेकिन नहीं। आज से अगर तुम चाहो तो बच्चों की देखभाल में भी मदद कर सकती हो। मीरा ने हैरानी से सिर उठाया। उसके होंठ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसने बस धीरे से सिर हिलाया। जी, मैं कोशिश करूंगी। विक्रम ने और कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर हिलाया। मीरा के जाने के बाद उसने कल रात की रिकॉर्डिंग फिर से चलाई। जब वो गा रही थी तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसका हाथ धीरे से ईशान को ऐसे पकड़े हुए था जैसे उसे खोने से डर रही हो। एक अजीब सी भावना उसके दिल में फैल गई। ये व्यवसायकता के कारण नहीं थी, बल्कि कुछ और सच्चा, कुछ और करीबी था। जैसे एक अजीब हवा उस घर से गुजरी हो जो बहुत लंबे समय से बंद था। उस दोपहर जब मीरा बगीचे में कपड़े सुखा रही थी, कबीर दौड़ता हुआ आया। आंटी, क्या आप आज फिर से गाएंगी? लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें चमक रही थीं। मीरा धीरे से मुस्कुराई, उसके सिर पर हाथ फेरते हुए। अगर मैं गाऊंगी तो क्या तुम सो जाओगे? कबीर ने जोर से सिर हिलाया। ईशान भी पीछे से धीरे धीरे आया। सुबह के बुखार के बाद उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। उसने मीरा का दूसरा हाथ पकड़ लिया, कुछ नहीं कहा, बस उसे कस कर पकड़ लिया। शाम की हवा पेड़ों से होकर गुजरी, जिससे मीरा के हाथ पर लगा चांदी का कंगन धूप में चमक उठा। उसने दोनों बच्चों को देखा और फिर आसमान की ओर देखा, जो बारिश के बाद साफ हो रहा था। शायद वो गलत थी जब उसने सोचा कि उसका दिल मर चुका है, क्योंकि इस समय ये बहुत स्पष्ट रूप से धड़क रहा था। हर धड़कन उन 2 बच्चों के लिए थी, जो उसके खून के नहीं थे, लेकिन उसकी आत्मा के सबसे गहरे हिस्से को छू रहे थे। और उसे पता नहीं था कि मां बनने का उसका सफर उसी पल से शुरू हो गया था। हवेली में गुरुवार की सुबह। गेट के बाहर पुराने पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती धूप बच्चों के कमरे की खिड़कियों पर धीरे से पड़ रही थी। मीरा ने धीरे से पर्दे खींचे और बिस्तर पर 2 इस्त्री की हुई किंडरगार्टन की यूनिफॉर्म रखी। उसने सोते हुए दोनों लड़कों पर एक नजर डाली। ईशान एक छोटी बिल्ली की तरह सिकुड़ा हुआ था और कबीर ने अपनी बाहें फैला रखी थीं। एक पैर तकिए पर था, जैसे वो किसी सपने से लड़ रहा हो। वो मुस्कुराई। इस दृश्य ने उसे पुराने दिनों की सुबहों की याद दिला दी, जब उसका बेटा आरव जिंदा था। वो भी ऐसे ही सोता था, हमेशा तकिए से लिपटा रहता था। और अगर कोई उसे 7 बजे से पहले जगाता तो उसका चेहरा सिकुड़ जाता। एक पल के लिए उसके दिल में उदासी छा गई, लेकिन मीरा ने उसे निगल लिया। उसने कमरा साफ किया और गलियारे में निकल गई।
एक नए दिन की शुरुआत करते हुए। सुबह शांति से गुजरी। दोनों बच्चे स्कूल चले गए। मीरा ने बाजार जाने, खाना बनाने और पीछे के बगीचे को साफ करने का मौका लिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कि हाउसकीपर की नजरें अब कम शक भरी थीं। निजी नर्स भी ज्यादा मिलनसार हो गई थी। कभी कभी मीरा से बच्चों के साथ खेलने में मदद भी मांगती थी। जाहिर है, पिछली घटना के बाद विक्रम ने नियमों में ढील दी थी। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य उस दोपहर हुआ। लगभग 4 बजे बच्चों को लेकर कार घर पहुंची। हॉल में घुसते ही कबीर ने अपना बैग उतारा और सीधे रसोई में भागा, जहां मीरा फल काट रही थी। आंटी आंटी, क्या आपने संतरे का जूस बनाया है? उसकी आवाज उत्साह से भरी थी। मीरा मुड़ी और मुस्कुराई। हाँ, मैंने अभी बनाया है, मैं तुम्हें देती हूँ। कबीर खुशी से चिल्लाया और कुर्सी पर चढ़ गया। अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिकाकर उसे ध्यान से देखने लगा। और ईशान हमेशा की तरह पीछे पीछे आया। धीरे धीरे और कम बोलते हुए, लेकिन फिर भी अपने भाई के बगल में कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसकी बड़ी गोल आंखें चुपचाप मीरा की हर हरकत को देख रही थीं, जैसे ये पुष्टि करने का एक तरीका हो कि वो अभी भी यहीं हैं। जब मीरा ने उनके सामने संतरे के जूस के 2 ग्लास रखे, तो कबीर ने स्ट्रॉ से एक घूंट लिया और फिर मीरा की ओर मुड़ा। आंटी, कल हमारी छुट्टी है, क्या आप हमारे साथ खेलेंगी? मीरा एक पल के लिए रुक गई। कहाँ खेलना है बेटा? कबीर उत्साहित था। मैं चिड़ियाघर जाना चाहता हूं, मैं कभी नहीं गया। मीरा ने ईशान की ओर देखा कि वो भी धीरे से सिर हिला रहा था। उसने नरम आवाज में कहा, अगर तुम्हारे पापा इजाजत दें तो मैं चल सकती हूं। कबीर ने मुंह बनाया। पापा हमेशा मीटिंग में व्यस्त रहते हैं। पापा कहते हैं नर्स से पूछो। मीरा नीचे झुकी और उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम एक बार और पापा से पूछ कर देखो, अगर वो मान गए तो मैं साथ ले जाने के लिए सैंडविच बनाऊंगी। कबीर ने जोर से सिर हिलाया। ईशान धीरे से मुस्कुराया, एक दुर्लभ मुस्कान जिसने मीरा का दिल पिघला दिया। 1 मिनट से भी कम समय में कबीर कुर्सी से कूद गया और ऊपर की ओर भागा। मीरा उसे रोकना चाहती थी, लेकिन देर हो चुकी थी। वो बस आह भरकर गिलास साफ करने लगी। लेकिन फिर लगभग 3 मिनट बाद सीढ़ियों से नीचे आने की आवाज आई। कबीर तेजी से मीरा की ओर भागा। उसका चेहरा लाल था, सांसें तेज चल रही थीं। वो उसके सामने खड़ा हो गया और फिर अचानक अपनी बाहें फैलाकर मीरा को गले लगा लिया, अपना सिर उसके पेट में रगड़ा और धीरे से कहा, माँ, आप हमारे साथ चलेंगी ना? मीरा वहीं जम गई। घर की सारी आवाजें उस पल में जैसे थम गईं। ऐसा लगा जैसे हवा गाढ़ी हो गई है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे वो उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। माँ, कबीर ने दोहराया। इस बार उसकी आवाज धीमी थी, जैसे फुसफुसा रहा हो, जैसे डर रहा हो कि कोई उस पवित्र शब्द को उसके मुंह से छीन लेगा। मीरा हिलने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसकी बाहें लड़के की पीठ के चारों ओर घूम गईं। उसे धीरे से गले लगा लिया। वो नीचे झुकी, उसके बाल उसके चेहरे पर आ गए, उन आंसुओं की 2 धाराओं को छिपाते हुए जो अभी अभी निकले थे। ईशान बगल में खड़ा था, मीरा की साड़ी का पल्लू पकड़े हुए उसे बिना पलक झपकाए देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मासूम और उत्सुक दोनों था, जैसे वो जवाब का इंतजार कर रहा हो। लेकिन मीरा कुछ नहीं कह सकी। उसने बस कबीर को और कसकर पकड़ लिया, जैसे डर हो कि अगर उसने उसे छोड़ा तो सब कुछ गायब हो जाएगा। ठीक उसी समय गलियारे से एक आवाज आई। मीरा ने अपना सिर घुमाया और उसकी नजर विक्रम पर पड़ी, जो सीढ़ियों के बीच में खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने सामने के दृश्य को चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखें पढ़ना मुश्किल था, गुस्सा नहीं और ना ही हमेशा की तरह ठंडा, लेकिन पूरी तरह से भावुक भी नहीं। ये ऐसा था जैसे कोई अचानक किसी भूली हुई याद से टकरा गया हो और समझ नहीं पा रहा हो कि कैसे प्रतिक्रिया दे। मीरा घबरा गई, जल्दी से कबीर को छोड़ दिया। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसने फुसफुसाया। उसकी नजरें तेजी से विक्रम की ओर गईं। कबीर ने ऊपर देखा, उसका चेहरा हैरान था। क्यों नहीं, मेरे दोस्त राज की मां भी उसकी असली मां नहीं है। लेकिन वो फिर भी उन्हें मां कहता है। मीरा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ,
लेकिन तुम मुझे ऐसा नहीं कह सकते जब तक तुम्हारे पापा इजाजत ना दें। कबीर ने पलकें झपकाईं। तो मैं पापा से पूछ लूं? ये कहकर वो फिर से ऊपर की ओर भागा। मीरा उसे रोकना चाहती थी, लेकिन इस बार विक्रम नीचे आ गया। उसने नरम आवाज में कहा, कोई बात नहीं। वो चुपचाप खड़ी रही, उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रही थी। बच्चे हैं, वे वही कहते हैं जो वे महसूस करते हैं। वो एक पल के लिए रुका और फिर धीरे धीरे जारी रखा, वे बड़ों की तरह दिखावा करने में अच्छे नहीं होते। मीरा ने सिर झुका लिया। अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इरादा नहीं था। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूं, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज शांत थी। मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह से होंगी। वो खाने की मेज की ओर गया, एक गिलास पानी लिया और मुड़ गया। लेकिन रसोई से निकलने से ठीक पहले वो रुका। अपना सिर घुमाया। अगर रविवार को तुम्हारे पास समय है तो मुझे लगता है कि बच्चे बहुत खुश होंगे। मीरा ने सिर उठाया। विक्रम मुस्कुरा नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज पहली मुलाकात की तुलना में बहुत नरम थी। उसने धीरे से सिर हिलाया। जी, मैं तैयारी कर लूंगी। उस रात जब वो अपने कमरे में वापस आई, मीरा अपनी छोटी खिड़की के पास अकेली बैठी थी। पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ रही थी। उसने अपने चांदी के कंगन को पकड़ा जिस पर आरव खुदा हुआ था, उसे अपने होठों पर लगाया और फुसफुसाया, देखा तुमने, आज किसी ने मुझे मां कहा। बाहर बारिश धीरे धीरे शुरू हो गई थी। मीरा के दिल के अंदर एक और धारा बहने लगी थी, चुपचाप, और जिसे रोका नहीं जा सकता था। एक धारा जिसका नाम प्यार था। यद्यपि वो जानती थी कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम उस पल में वो जानती थी कि वो जी रही थी, वास्तव में फिर से जी रही थी। रविवार की सुबह विक्रम के घर की हवेली में एक असामान्य हलचल थी। 2 बच्चों की खिलखिलाहट बड़े हॉल से गूंज रही थी। कबीर डायनासोर के आकार के बैकपैक के साथ सोफे के चारों ओर दौड़ रहा था, जबकि ईशान शांत था, लेकिन फिर भी उत्साह से बेचैन था। पूरे हफ्ते दोनों बच्चे आज की सैर के बारे में बात कर रहे थे। 4 सालों में पहली बार ये कोई नर्स नहीं थी जो उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए ले जा रही थी। ना ही ये किसी अंतर्राष्ट्रीय स्कूल का कार्यक्रम था, बल्कि ये माँ के साथ चिड़ियाघर की सैर थी। नहीं, मीरा ने मन ही मन सुधारा। मीरा आंटी के साथ। उसे अभी भी आदत नहीं थी कि कबीर उसे माँ कहता था। उस दिन के बाद से ईशान ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब भी मीरा आती, वो हमेशा उसके लिए कुर्सी खींचता या सामान्य से ज्यादा करीब खड़ा रहता। इन छोटी छोटी बातों को मीरा ने अपने दिल में रख लिया और संतुलन बनाए रखने की कोशिश की। मीरा ने ध्यान से तैयारी की, टिश्यू पेपर, पानी, टोपी, सनस्क्रीन और कुछ सैंडविच जो उसने खुद बनाए थे। विक्रम ने सैर के लिए सहमति दे दी थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं था कि वो साथ जाएगा या नहीं। आखिरी मिनट में जब काली कार आई तो उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला, सादे कपड़ों में, आस्तीन चढ़ी हुई शर्ट और खाकी पैंट में। पापा भी चल रहे हैं, वाह! कबीर चिल्लाया और अपने पिता का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ा। ईशान खुशी से मुस्कुराया। मीरा थोड़ी घबरा गई। उसने सिर झुकाकर अभिवादन किया। नमस्ते विक्रम सर। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे लगा कि अब बच्चों के साथ समय बिताने का वक्त आ गया है। उसने और कुछ नहीं कहा। दोनों बच्चों के लिए कार का दरवाजा खोला। मीरा भी आखिर में बैठ गई। उसका मन बेचैन था। रास्ते भर कार का माहौल अलग था। कबीर लगातार बोलता रहा, अपने दोस्तों और स्कूल के बारे में सब कुछ बताता रहा। ईशान ने अपना सिर मीरा के कंधे पर टिका लिया। कभी कभी मुस्कुराता। विक्रम चुपचाप गाड़ी चला रहा था, लेकिन हमेशा की तरह दूर नहीं लग रहा था। कभी कभी वो रियर व्यू मिरर में अपने बच्चों को देखता, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। चिड़ियाघर पहुंचकर घने पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती धूप एक त्योहार के दिन की तरह चमक रही थी। मीरा ने ईशान का हाथ पकड़ा और कबीर ने विक्रम का हाथ खींचा। ये दृश्य अगर कोई नहीं जानता तो सोचेगा कि वे एक असली परिवार है। मीरा असहज हो गई जब विक्रम धीमा हो गया और उसके बगल में खड़ा हो गया। क्या तुम कभी अपने बच्चे को घुमाने ले गई हो? उसने गहरी आवाज में पूछा।
मीरा एक पल के लिए चौंक गई और फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ। लेकिन उसके मरने से पहले सिर्फ एक बार विक्रम ने तिरछी नजर से देखा। उसकी आंखें नरम हो गईं। माफ करना। मीरा ने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है। एक खामोशी छा गई और फिर अचानक सामने से कबीर के चिल्लाने की आवाज आई। पापा, माँ, यहां आओ। मैंने एक हिरन देखा। विक्रम और मीरा लगभग एक ही समय में एक दूसरे की ओर मुड़े। दोनों एक पल के लिए रुक गए। मां, वो शब्द फिर से आया, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक बच्चे से नहीं आया था। मीरा ने अपना चेहरा घुमा लिया, सड़क के किनारे के पौधों पर ध्यान देने का नाटक करने लगी। विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन जब वे आगे बढ़े तो उसने धीरे से कहा, मैंने बच्चों को प्रिया की तस्वीर के अलावा किसी को मां कहते नहीं सुना। मीरा ने हैरानी से उसे देखा। कबीर ने एक घर बनाया था जिसमें 3 लोग थे, एक बड़ा और 2 बच्चे। मैंने पूछा कि बड़ा कौन है? उसने जवाब दिया, मीरा मां। मुझे लगा कि वो बस यूं ही बना रहा है। वो रुका, उसकी आंखें गहरी हो गईं, लेकिन ऐसा नहीं था। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसका दिल कस गया। उसने कभी ऐसा सपना देखने की हिम्मत नहीं की थी। दोपहर में वे सेंट्रल पार्क में एक पेड़ की छाया में आराम करने के लिए बैठे। दोनों बच्चे बेंच पर लेटे हुए थे। मीरा की गोद में सिर रखकर शांति से सो रहे थे। विक्रम सामने बैठा था। उसके हाथ आपस में गुंथे हुए थे। उसकी नजरें अपने सामने के 3 लोगों से नहीं हट रही थीं। मैं सोचता था कि मैं अपने बच्चों को भौतिक चीजों से पाल सकता हूं। महंगी स्कूल फीस, एक सुरक्षित घर, सबसे अच्छे डॉक्टर। वो ऐसे बोल रहा था जैसे खुद से कबूल कर रहा हो। लेकिन पता चला कि उन्हें सुलाने के लिए बस एक लोरी ढाने वाले की जरूरत थी। मीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। कोई भी एक असली मां की जगह नहीं ले सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन बच्चों के लिए तुम ही वो एकमात्र व्यक्ति हो जिसे वे मां कहना चाहते हैं। ये शब्द मीरा के दिल पर एक चोट की तरह लगे। वो मुड़ गई। भावनाएं लहरों की तरह उमड़ पड़ी। मीरा आंटी, ईशान ने अचानक सपने में कहा। उसकी आवाज सांस की तरह हल्की थी। हमें छोड़कर मत जाना। मीरा ने अपना हाथ उसके बालों पर फेरा। उसकी आंखें जल रही थीं। विक्रम ने भी वो वाक्य साफ सुना। वो उठा, पास आया और बच्चों के बगल में घुटनों के बल बैठ गया। क्या तुम ज्यादा समय तक रुक सकती हो? उसने धीरे से लेकिन दृढ़ता से पूछा। मीरा ने सिर झुका लिया। मुझे समय चाहिए। मुझे डर लगता है। किस बात का डर? फिर से खोने का। विक्रम ने उसे बहुत देर तक देखा। मैंने भी खोया है और मैं और खोना नहीं चाहता। ये शब्द बहुत हल्के थे, लेकिन उनका वजन मापा नहीं जा सकता था। उस पल में पत्तियों से छनकर आती धूप के बीच, बच्चों के सपनों और 2 घायल वयस्कों के बीच कुछ ऐसा था जो सबसे गहरी आत्मा को छू गया और चुपचाप अंकुरित हो गया। उस शाम जब वे घर लौटे तो कार में चारों लोग चुप थे, लेकिन माहौल अब दूरी का नहीं बल्कि पूरी शांति का था। मीरा दोनों बच्चों के बीच बैठी थी, एक हाथ से कबीर को पकड़े हुए। दूसरे हाथ पर ईशान ने अपना सिर टिका रखा था। उसने अपनी आंखें उठाईं और देखा कि विक्रम उसे रियर व्यू मिरर से देख रहा है। उसकी आंखों में अब जांच या सतर्कता नहीं बल्कि विश्वास था। कुछ ऐसा जो उसने अपनी पत्नी के मरने के बाद से किसी को नहीं दिया था, और वो भी जानती थी। आज से मां बनने का उसका सफर अब सिर्फ एक सहज प्रवृत्ति या याद नहीं था। ये वर्तमान था। ये वो था जो उसने चुना था, और ये वो था जिसकी इन बच्चों को जरूरत थी। एक विकल्प नहीं बल्कि कोई ऐसा जो रुकने की हिम्मत करे। चिड़ियाघर की यात्रा के बाद विक्रम के घर की हवेली का माहौल जैसे बदल गया था। अब शांत दोपहरें नहीं थीं, ना ही ऐसे भोजन थे जहां केवल चम्मच और प्लेट की आवाज आती थी। इसके बजाय 2 बच्चों की खिलखिलाहट थी। रसोई में ताजे पके बिस्कुट की महक थी और विक्रम और मीरा के बीच छोटी लेकिन सच्ची बातचीत थी। भले ही अभी भी थोड़ी दूरी और झिझक थी, मीरा अब दोनों बच्चों के दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गई थी। ईशान अब शर्मीला नहीं था, कभी कभी जोर से हंसता भी था। कबीर और भी सक्रिय हो गया था, अक्सर मीरा के साथ खेलता और अपने पिता को भी शामिल कर लेता था। उस शाम जब खाना परोसा गया,
कबीर ने मीरा के लिए कुर्सी खींची और फिर अपने पिता का हाथ पकड़ने के लिए दौड़ा। पापा, आप हमारे साथ खाना खाएंगे ना? आज मीरा आंटी ने मेरी पसंदीदा तली हुई मछली बनाई है। विक्रम थोड़ा हैरान हुआ। अब तक वो शायद ही कभी अपने बच्चों के साथ खाना खाता था। ज्यादातर अपने ऑफिस में खाता था या जब वे सो जाते थे तो देर रात खाता था। लेकिन आज उसके बेटे की उत्सुक आंखों ने उसे रोक दिया। वो बैठ गया, मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, आज पापा साथ खाएंगे। मीरा ने चुपचाप सूप निकाला और दोनों बच्चों के सामने कटोरे रखे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन हो रही इस छोटी सी बात के लिए धन्यवाद दिया। एक परिवार धीरे धीरे बन रहा था, भले ही अभी अधूरा था। विक्रम ने कम खाया लेकिन ध्यान से देखा। उसने देखा कि मीरा कैसे ईशान का मुंह पोंछती है, कैसे वो कबीर को खाने के दौरान बात न करने की याद दिलाती है, कैसे वो हर बार जब बच्चे स्कूल की कहानियां सुनाते तो प्यार से मुस्कुराती। ये किसी प्रशिक्षित आया की पेशेवर देखभाल नहीं थी, बल्कि एक सच्ची लगन थी। जैसे कि उसने उन दोनों बच्चों को अपने दिल से जन्म दिया हो। जब खाना खत्म हुआ तो कबीर ने अचानक कहा, मीरा आंटी, इस हफ्ते के अंत में मेरे स्कूल में एक उत्सव है, आप चलेंगी ना? सभी दोस्तों की माएँ आ रही हैं। विक्रम ने थोड़ी भौहें से कोड़ी। तुम्हारे साथ एक नर्स जाएगी। कबीर ने सिर हिलाया। मुझे नर्स नहीं चाहिए, मुझे मीरा आंटी चाहिए। ईशान ने भी धीरे से सिर हिलाया। उसकी गोल आंखें अपने पिता को देख रही थीं। मीरा ने जल्दी से बात संभाली। ठीक है, मैं स्कूल में शिक्षकों से पूछूंगी कि क्या ये ठीक है बेटा। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस उठा और अपने ऑफिस में चला गया। लेकिन रात में जब घर में कदमों की आहट कम हो गई, मीरा को रसोई की मेज पर रखी उसकी डायरी में एक छोटा सा कागज मिला। परिचित साफ सुथरी लिखावट, अगर तुम फ्री हो तो बच्चों के साथ जाओ, मैं सहमत हूं। मीरा ने उस कागज को बहुत देर तक अपने हाथ में रखा। इस घर में किसी ने भी उसे कभी एक पंक्ति का भी संदेश नहीं छोड़ा था। अगली सुबह मीरा ने सुबह 5 बजे से ही उत्सव के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी सबसे सादी पोशाक चुनी, हल्के बेज रंग की, लंबी आस्तीन, गोल गला। बहुत आकर्षक नहीं, लेकिन उसे गर्म और मिलनसार दिखाने के लिए पर्याप्त थी। ईशान ने हल्के नीले रंग का कुर्ता पायजामा पहना था और कबीर ने लाल बो टाई के साथ एक छोटा सूट पहना था। तीनों विक्रम के साथ कार में बैठे। पहली बार उसने उन्हें बिना नर्स के एक निजी कार में स्कूल भेजा। स्कूल के मैदान में बहुत सारे माता पिता जमा थे। अच्छी तरह से तैयार माएं अपने बच्चों का हाथ पकड़कर हॉल में जा रही थीं। मीरा को ये महसूस होने पर झिझक हुई कि वो अकेली थी जो सादे कपड़े पहने हुई थी, बिना मेकअप, बिना महंगे सामान के। मीरा आंटी, मेरा हाथ पकड़ लो, जैसे दूसरे दोस्तों की माएं करती हैं, कबीर ने धीरे से कहा, जैसे उसकी घबराहट को महसूस कर रहा हो। मीरा मुस्कुराई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। कबीर ने उसे कसकर पकड़ लिया। ईशान भी बीच में आ गया, उसकी दूसरी बाह पकड़ ली। तीनों स्कूल के गेट से गुजरे, जैसे कि वे बहुत लंबे समय से एक परिवार हों। समारोह जीवन था। जब सांस्कृतिक प्रदर्शन का समय आया तो कबीर और ईशान अपनी कक्षा के साथ मंच पर खड़े थे, पारंपरिक कुर्ते पहने हुए और साफ आवाज में प्यारी माँ गीत गा रहे थे। जब कोरस आया तो दोनों ने अचानक मीरा की ओर इशारा किया, जो माता पिता की पंक्ति में बैठी थी। माँ, क्या तुम जानती हो? कबीर की आवाज गूंजी और पूरा हॉल भावनाओं से भर गया। कुछ आंखें मीरा की ओर मुड़ी, कुछ माता पिता फुसफुसाए। मीरा वहीं जम गई। उसने अपने पुराने रुमाल को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वो रो नहीं सकती थी। उसे मुस्कुराना था, क्योंकि वे दोनों बच्चे खुशी से चमक रहे थे, गर्व से उसकी ओर इशारा कर रहे थे, जैसे कह रहे हों, वो हमारी माँ है। समारोह के बाद विक्रम मीरा के पीछे प्रकट हुआ। उसने हमेशा की तरह ऑफिस का सूट नहीं पहना था, बल्कि सिर्फ एक सफेद शर्ट और जीन्स पहनी थी। उस आरामदायक रूप ने मीरा को हैरान कर दिया। उन्होंने अच्छा गाया, उसने धीरे से कहा। उसकी आंखें खाली मंच पर थीं। मीरा ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगा था कि वे ऐसा कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा, और तुमने इनकार नहीं किया। मीरा चुप रही। क्या तुम जानती हो, विक्रम ने जारी रखा, जब प्रिया की मृत्यु हुई
तो मैंने सोचा था कि कोई भी उसकी जगह नहीं ले सकता। मैंने ये घर मजबूत बनाया, कैमरे लगाए, अच्छी नर्सें रखीं, सब कुछ उस खालीपन को भरने के लिए। लेकिन अंत में ये खाली ही रहा। वो उसकी ओर मुड़ा और तुम्हें बस एक लोरी, एक आलिंगन की जरूरत थी ताकि बच्चे पिछले पूरे साल से ज्यादा हंसे। मीरा ने उसे देखा, उसकी आंखें लाल थीं। मैं कभी किसी की जगह नहीं लेना चाहती थी। मैं बस रुकना चाहती थी। विक्रम ने सिर हिलाया। कुछ लोगों को कुछ करने के लिए आने की जरूरत नहीं होती, वे बस रुकने के लिए आते हैं। उस दोपहर वे हवेली लौटे। कबीर और ईशान थके हुए थे और कार में ही सो गए। विक्रम ने दरवाजे के सामने कार पार्क की और मीरा की ओर मुड़ा जब वो नीचे उतरने वाली थी। अगर मैं कहूं कि मैं चाहता हूं कि तुम सच में रुको, सिर्फ एक आया के रूप में नहीं, तो क्या तुम मानोगी? मीरा उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें बहुत देर तक उसके मुंह के कोने पर टिकी रहीं, जहां एक अस्पष्ट मुस्कान थी, अनिश्चित। लेकिन ये पहली बार था जब उसने उसे किसी और के लिए मुस्कुराते देखा था, काम या सामाजिकता के लिए नहीं। मैं सोचूंगी, उसने धीरे से जवाब दिया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मीरा कार से बाहर निकली। उसका दिल एक अजीब हवा के झोंके से गुजरने जैसा महसूस कर रहा था, ठंडा, हल्का, लेकिन एक दिल को जगाने के लिए पर्याप्त था, जो इतने सालों से जमा हुआ था। और पहली बार उसे अपनी भावनाओं से डर नहीं लगा, क्योंकि वो जानती थी कि ये हवा उड़ा ले जाने के लिए नहीं, बल्कि गर्म करने के लिए आई थी। स्कूल में उत्सव के बाद मीरा मां की प्रसिद्धि न केवल कक्षा में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के माता पिता के बीच भी फैल गई, जहां सभी आंखें एक दूसरे को हैसियत, शिक्षा और संपत्ति से देखने की आदी थीं। यद्यपि किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक सादी महिला का विक्रम के बगल में दिखना, जो रियल एस्टेट के दुनिया में एक प्रसिद्ध व्यवसायी था, इतना अलग था कि इस पर गपशप ना हो ये असंभव था। मीरा ने परवाह नहीं की, उसने हवेली में अपना सामान्य जीवन जारी रखा। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक तूफान चुपचाप बन रहा था और उसका केंद्र वो खुद थी। हफ्ते के बीच एक दोपहर, जब वो बच्चों के कमरे में कपड़े तह कर रही थी, मीरा ने गेट की घंटी सुनी। इससे पहले कि वो देखने जाती, नौकरानी घबराई हुई ऊपर आई और बताया, मीरा जी, कोई मैडम आपसे मिलने आई हैं। उन्होंने बहुत महंगे कपड़े पहने हैं और वो लिविंग रूम में बैठी हैं। मीरा नीचे गई। लिविंग रूम में 40 के दशक की एक महिला, जिसने रेशम की कढ़ाई वाली पोशाक पहनी थी और भारी मेकअप किया था, हाउसकीपर द्वारा लाई गई चाय की चुस्की ले रही थी। मीरा को देखते ही उसने उसे सिर से पांव तक देखा। उसकी मुस्कान में थोड़ी अवमानना थी। तुम मीरा हो, जो 2 बच्चों के साथ रह रही है? मीरा ने सिर हिलाया। जी, नमस्ते। मैं मालिनी हूं, प्रिया की छोटी बहन, विक्रम की दिवंगत पत्नी। माहौल तुरंत भारी हो गया। मीरा धीरे से बैठ गई। अपने हाथों को आपस में गूंथ लिया। तुम्हें पता होगा कि मैं अपने भतीजों के बहुत करीब हूं। वे बच्चे मेरे खून हैं और मैं चुप नहीं बैठ सकती जब मुझे पता चले कि कोई मेरी बहन की जगह उनके दिलों में लेने की कोशिश कर रहा है। मीरा ने बिनतीजी बनाए रखा। मेरा किसी की जगह लेने का कोई इरादा नहीं है, मैं बस उन्हें सच्चे प्यार से देखभाल करती हूं। मालिनी ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। सच्चा प्यार? एक औरत जिसका पति नहीं, बच्चा खो चुकी है, अब एक विधुर के बंगले में रह रही है, 2 बच्चे उसे मां कह रहे हैं। सुनने में बिल्कुल सही लगता है ना? मीरा स्तब्ध रह गई, लेकिन मालिनी रुकी नहीं। मैं तुम्हारे जैसी औरतों को अच्छी तरह जानती हूं। इन कुछ सालों में मैंने दर्जनों आयाओं को आते जाते देखा है, लेकिन तुम अलग हो। तुम नहीं गई। तुम्हारी योजना अच्छी है। तुम्हें पता है कब नरम होना है और कब सख्त। आधुनिक युग की सौतेली मां। मीरा ने अपनी भावनाओं को निगल लिया, लेकिन फिर भी कहने की कोशिश की। अगर आप सोचती हैं कि मैं यहां अपनी जिंदगी बदलने आई हूं, तो माफ कीजिए। आप गलत समझ रही हैं। मैं बस बच्चों को खुश देखना चाहती हूं। खुश? मालिनी ने अपनी भौहें चढ़ाईं। मेरी बहन को मरे हुए 4 साल भी नहीं हुए हैं और अब उसके बच्चे किसी और को मां कह रहे हैं। क्या ये खुशी है? मीरा ने धीरे से जवाब दिया। सीधे देखते हुए। किसी ने उन्हें ऐसा कहना नहीं सिखाया, उन्होंने खुद महसूस किया। मालिनी अचानक खड़ी हो गई।
मैं तुम्हें विक्रम को धोखा नहीं देने दूंगी और मैं अपने खून को किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कब्जा नहीं करने दूंगी। तुम्हें चले जाना चाहिए, इससे पहले कि चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएं। ये कहकर वो चली गई। उसकी ऊंची एड़ी के जूते संगमरमर के फर्श पर गूंज रहे थे, मीरा को वहीं चुपचाप बैठा छोड़कर। उसका दिल ऐसे दुख रहा था जैसे किसी ने उसे कसकर निचोड़ दिया हो। इतने महीनों की मेहनत, हर आलिंगन, हर लोरी, कबीर और ईशान की हर नजर, क्या ये सब शून्य हो जाएगा? उस रात विक्रम देर से लौटा। मीरा गलियारे में इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। मुझे अब से बात करनी है। विक्रम ने सिर हिलाया। वे ऑफिस में गए। मीरा ने मालिनी के साथ हुई पूरी मुलाकात के बारे में बताया। कुछ भी नहीं छोड़ा। जब वो खत्म हुई तो उसने उम्मीद से उसे देखा। विक्रम हैरान नहीं हुआ। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी कुर्सी पर झुक गया। मालिनी हमेशा सोचती है कि वो सब कुछ जानती है, लेकिन असल में वो प्रिया की परछाई से ग्रस्त है। मीरा की आवाज कांप रही थी। अगर मेरी वजह से चीजें जटिल हो रही हैं तो मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि दोनों बच्चों को चोट पहुंचे। विक्रम ने उसे बहुत देर तक देखा। तुम्हें लगता है कि चले जाना उन्हें बचाने का तरीका है? मीरा चुप रही। नहीं, अगर तुम चली गईं तो बच्चों को लगेगा कि उन्हें फिर से छोड़ दिया गया है। उन्होंने अभी अभी प्यार करना सीखा है। उन्हें फिर से खोना मत सिखाओ। वो उठा, पास आया। मैं मालिनी से निपट लूंगा। तुम्हें बस वही करना है जो तुम हमेशा करती हो। मेरे बच्चों से प्यार करो। मीरा ने सिर झुका लिया। आंसू बिना रुके बह रहे थे। लेकिन विक्रम ने सही कहा था, चीजें अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन एक गुमनाम लेख सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सनसनीखेज शीर्षक, रियल एस्टेट टाइकून और उसकी खास नैनी। एक अकेली महिला अमीर घर के 2 बच्चों का दिल जीत रही है। लेख में दूर से ली गई धुंधली तस्वीरें थीं। मीरा दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए। मीरा विक्रम के बगल में स्कूल के गेट के बाहर खड़ी थी। मीरा पार्क में एक बेंच पर ईशान को गोद में लिए बैठी थी। जनता में उबाल आ गया। कमेंट सेक्शन में दुर्भावनापूर्ण अटकलों और व्यक्तिगत अपमानों की भरमार थी। किसी ने मीरा को ऊंचा चढ़ने वाली कहा, किसी ने उसे युग की सौतेली मां कहा। यद्यपि किसी ने पुष्टि नहीं की, मीरा आंटी का नाम जल्दी ही चर्चा का विषय बन गया। जब विक्रम ने लेख पढ़ा तो वो बहुत देर तक चुप रहा। पूरी कंपनी में हलचल मच गई। निदेशक मंडल ने दबाव डाला। साझेदार चिंतित थे। उस दोपहर मीरा ने चुपचाप अपना सामान पैक किया। वो रोई नहीं। उसे बस ठंड लग रही थी। उसने दोनों बच्चों की पढ़ाई की मेज पर एक छोटा सा पत्र छोड़ा। प्यारे कबीर और ईशान, मैं तुम्हारी असली मां नहीं हूं, लेकिन हर आलिंगन, हर कहानी जो मैंने तुम्हें सुनाई, वो मेरे सच्चे दिल से थी। मुझे कुछ समय के लिए जाना होगा, लेकिन अगर तुम अभी भी मुझे याद करते हो तो विश्वास करना कि मीरा आंटी चाहे कहीं भी हो, वो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। तुम्हारी मीरा आंटी। जब वो हवेली के गेट से बाहर निकली तो बारिश होने लगी। तूफान सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, विक्रम के रिश्तेदारों से नहीं, बल्कि जिंदगी से ही था, जिसने उसे कई बार अंधेरे में धकेला था। लेकिन इस बार उसका दिल भागा नहीं, भले ही ये दर्दनाक था। उसने फिर से प्यार करने की हिम्मत की थी, और ये कुछ ऐसा था जिसे कोई भी उससे छीन नहीं सकता था, यहां तक कि तूफान भी नहीं। जिस दिन से मीरा गई, विक्रम के घर की हवेली फिर से पुरानी खामोशी में लौट आई। विशाल कमरे, मंद पीली रोशनी और साफ सुथरे गलियारे उस खालीपन को नहीं भर पा रहे थे जो उसने छोड़ा था। लेकिन इस बार खामोशी शांति नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत भारी, बहुत वास्तविक। बहुत अकेला था। कबीर और ईशान ने अगली सुबह कुछ नहीं कहा। दोनों ने नाश्ता किया, लेकिन उस अंडे के रोल की मांग नहीं की जो मीरा अक्सर बनाती थी। जब नर्स दूध लेकर आई तो कबीर ने उसे धीरे से धकेल दिया। मुझे नहीं चाहिए। ईशान ने अपना चेहरा तकिए में छिपा लिया और यूनिफॉर्म बदलने से इनकार कर दिया। विक्रम ऊपर से नीचे देख रहा था। ये छोटे छोटे व्यवहार उसे चुभ रहे थे, जैसे कि बच्चों का हर मुंह मोड़ना एक अनकहा आरोप हो। वो नीचे आया और खाने की मेज पर बैठ गया, जो हाल के महीनों में एक आदत बन गई थी। लेकिन आज सुबह बाईं ओर की कुर्सी
जहां मीरा बैठती थी खाली थी। कोई ईशान का मुंह पोंछने वाला नहीं था, कोई कबीर को सीधा बैठने की याद दिलाने वाला नहीं था, कोई उड़ने वाले डायनासोर की कहानी सुनाने वाला नहीं था जब दोनों बच्चे खा रहे थे। नाश्ते के बाद विक्रम बच्चों को स्कूल ले गया। रास्ते भर कार में पूरी खामोशी थी। आमतौर पर कबीर अपने दोस्तों के बारे में बकबक करता और ईशान धीरे धीरे गाता, लेकिन आज केवल एयर कंडीशनर और सड़क पर पहियों की आवाज थी। जब वे स्कूल के गेट पर पहुंचे तो कबीर ने अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। पापा, मीरा आंटी कहाँ है? विक्रम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें सामने थीं। मीरा आंटी कुछ समय के लिए दूर गई हैं। क्या वो वापस आएंगी? ईशान ने धीरे से पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने जवाब नहीं दिया। दोनों बच्चे चुपचाप स्कूल में दाखिल हुए। सर झुकाए, उनकी छोटी छोटी पीठें शोरगुल वाले छात्रों की भीड़ में खो गईं, दिल दहला देने वाली अकेली। उस दिन विक्रम काम पर नहीं गया। वो घर पर अपने ऑफिस में अकेला बैठा रहा। मीरा द्वारा छोड़ी गई हर नोटबुक को पलट रहा था। सब कुछ साफ सुथरा था। ईशान की दवा के बारे में हर निर्देश। कबीर को कौन से बिस्कुट पसंद है, इसके बारे में हर नोट, यहां तक कि फ्रिज पर चिपकाया हुआ एक छोटा सा कागज भी था। हर दिन बच्चों को गले लगाना ना भूलें, वे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। उसने उस कागज के टुकड़े को बहुत देर तक पकड़ा। दोपहर में मालिनी ने फोन किया। मुझे लगा था कि तुम समझ गए होगे। मैं सही थी, है ना? वो बस एक अवसरवादी है, वो लेख इसका सबूत है। विक्रम ने अपनी आवाज को नियंत्रित किया। तुम्हें लगता है कि एक अवसरवादी सिर्फ सम्मान के लिए सब कुछ छोड़ देगा? वो चुपचाप चली गई, बिना किसी सफाई के। बिना कुछ मांगे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो बोलती तो और भी उजागर हो जाती। मालिनी ने दृढ़ता से कहा। विक्रम चुप रहा। मालिनी ने जारी रखा। तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। तुम्हारी प्रतिष्ठा, कंपनी की स्थिति और बच्चे भी। मैंने एक नई एजेंसी को फोन किया है। वे इस हफ्ते एक और आया भेज देंगे। जरूरत नहीं है। तुमने क्या कहा? मैंने कहा जरूरत नहीं है। कोई और इस घर में उसकी जगह लेने के लिए कदम नहीं रख सकता। मालिनी एक पल के लिए चुप हो गई। तुम्हें गलती कर रहे हो। भावनाओं को अपने विवेक पर हावी मत होने दो। विवेक? विक्रम रूखेपन से हंसा। ये विवेक ही है जिसने इतने सालों तक इस घर को ठंडा रखा है। वो अकेली थी जिसने बच्चों को हंसाया, और प्रिया की मृत्यु के बाद पहली बार मैंने खुद को अंधेरे से बाहर निकलना चाहा। अगर ये एक गलती है तो मुझे इसे खुद सहने दो। उसने फोन काट दिया। उस रात विक्रम कबीर और ईशान के कमरे में बैठा। दोनों बच्चे बेचैनी से सो रहे थे। सपने में मीरा का नाम पुकार रहे थे। उसने उन्हें गले लगा लिया। पहली बार अपने बच्चों के सामने रोया। पापा को माफ कर दो, उसने फुसफुसाया। पापा ने उसे खो दिया। एक हफ्ता बीत गया। मीरा की कोई खबर नहीं थी। विक्रम ने लोगों को खोजने के लिए भेजा था, लेकिन कोई जानता नहीं था कि वो कहाँ गई। वो शहर से गायब हो गई थी। सोशल मीडिया अपडेट नहीं था, फोन संपर्क में नहीं था। जिस छोटे से किराए के कमरे में वो रहती थी वो भी खाली था। एक सुबह जब वो लिविंग रूम में बैठा था, कबीर एक पुराने पत्र के साथ दौड़ा आया। पापा, ये मीरा आंटी का पत्र है। विक्रम ने उसे ले लिया। ये वो पत्र था जो मीरा ने दोनों बच्चों के लिए लिखा था, लेकिन किसी तरह अब ईशान की कॉमिक बुक में फंसा हुआ मिला। उसने उसे खोला। परिचित नरम लिखावट। मैं तुम्हारी असली मां नहीं हूं, लेकिन हर आलिंगन, हर कहानी जो मैंने तुम्हें सुनाई वो मेरे सच्चे दिल से थी। आंसुओं के कारण शब्द धुंधले हो गए। उसने पत्र को मोड़ा और एक गहरी सांस ली। नहीं, वो अचानक खड़ा हो गया। मुझे उसे ढूंढना है। 3 दिन बाद वो उपनगर में एक छोटे से किंडरगार्टन के गेट के सामने खड़ा था। कई प्रयासों के बाद विक्रम को एक सुराग मिला था। मीरा ने कई साल पहले यहाँ स्वयंसेवक के रूप में काम करने के लिए आवेदन किया था, और हाल ही में उसके जैसी दिखने वाली एक महिला अंशकालिक काम के लिए आई थी। गेट खुला। एक छोटी लड़की गेंद पकड़े हुए बाहर भागी। उसके पीछे मीरा थी। उसने एक सफेद टी-शर्ट और हल्के नीले रंग की सूती पैंट पहनी थी। उसके बाल बड़े करीने से बंधे हुए थे। उसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, लेकिन एक मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो उसने पहले कभी इतनी स्पष्ट रूप से नहीं देखी थी, चमक रही थी। मीरा विक्रम को देखकर स्तब्ध रह गई। वो आगे बढ़ा। कुछ नहीं कहा,
बस उसे पुराना पत्र दिया। तुम्हें ये मिल गया? उसने धीरे से पूछा। हाँ, लेकिन जिसे मैंने अभी तक नहीं पाया है वो इसका लेखक है। उसने उसे देखा, उसके होंठ कांप रहे थे। मुझे डर था अगर मैं वापस आती तो मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए और मुसीबत खड़ी कर देती। मुझे किसी परफेक्ट इंसान की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कबीर और ईशान को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए नहीं कि तुम किसी की तरह हो, बल्कि इसलिए कि तुम हो। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम पास आया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। हमारे साथ घर चलो। उसने सिर हिलाया और शब्दों की जरूरत नहीं थी। उस दिन हवेली के गेट के सामने कबीर और ईशान दौड़कर मीरा से लिपट गए। हंसी। मीरा मां की पुकार शाम की धूप में बजती घंटियों की तरह गूंज रही थी। विक्रम खड़ा देखता रहा, उसकी आंखें नम थीं। वो जानता था कि घर सिर्फ टाइलों और ईंटों से बनी जगह नहीं है, घर वो जगह है जहां दिल रहता है। उस शाम जब दिन की आखिरी धूप अभी भी सीढ़ियों पर टिकी हुई थी, एक चांदी के रंग की कार हवेली के गेट के सामने रुकी। हाउसकीपर जल्दी से अंदर आया और बताया, मीरा जी, मालिनी मैडम आई हैं। मीरा एक पल के लिए रुक गई। उसके हाथों में अभी भी बिस्कुट का आटा लगा हुआ था। वनीला की मीठी महक रसोई में फैली हुई थी। उसने जल्दी से अपने हाथ एप्रन पर पूंछे। उसके दिल में थोड़ी बेचैनी थी। लिविंग रूम का दरवाजा खुला, मालिनी अंदर आई। अभी भी वही शानदार अंदाज, लेकिन उसकी आंखें पहले से अलग थीं। अब गर्व और ठंडक नहीं, बल्कि थकान और थोड़ी झिझक थी। हॉल के बीच में बिल्डिंग ब्लॉक से खेल रहे दोनों बच्चे ऊपर देखने लगे। कबीर चिल्लाया, मालिनी मौसी। आप बहुत दिनों बाद आई हैं। दोनों दौड़कर उसके पास गए। मालिनी नीचे झुकी और एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे जब उसने दोनों भतीजों के सिर पर हाथ फेरा। उसकी नजर मीरा पर रुक गई। वो महिला रसोई के दरवाजे पर चुपचाप खड़ी थी। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा सुबह की ओस की तरह नरम लग रहा था। एक खामोशी कमरे में छा गई। मीरा जी, मालिनी ने धीमी आवाज में कहा, मैं माफी मांगने आई हूं। मीरा स्तब्ध रह गई। मैंने कल का इंटरव्यू पढ़ा। मैंने देखा कि तुम कैसे चुप रहीं, कैसे तुमने कोई सफाई नहीं दी। बस बच्चों का बचाव किया। और मैंने ये भी देखा कि जब तुम उन्हें गले लगाती हो तो वे कितने खुश होते हैं। मालिनी रुकी, उसकी आवाज भर्रा गई। पहले मैं हमेशा डरती थी कि कोई मेरी बहन की जगह ले लेगा। मुझे लगा कि मैं अपने परिवार की रक्षा कर रही हूं, लेकिन पता चला कि मैं ही वो थी जो बच्चों से और प्यार छीन रही थी। मीरा धीरे से पास आई। उसकी आवाज नरम थी। कोई भी मरे हुए व्यक्ति की जगह नहीं ले सकता। मैडम, मैं बस वही करने की कोशिश कर रही थी जो एक मां कर सकती है। मालिनी ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुकने के लिए धन्यवाद। भले ही सबने कहा कि तुम्हें चले जाना चाहिए। दोनों बच्चे बीच में खड़े हैरान होकर दोनों बड़ों को देख रहे थे। कबीर ने मालिनी का हाथ पकड़कर धीरे से खींचा। मौसी, रो मत। मीरा माँ बहुत अच्छा सूप बनाती हैं। आप रात के खाने के लिए रुक जाओ ना। मालिनी आंसुओं के बीच हंस पड़ी, धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं रुकूंगी। मैं भी वो सूप चखना चाहती हूं जिसकी तुम लोग इतनी तारीफ करते हो। हंसी गूंजी उस दूरी को मिटाते हुए जो कभी पत्थर की दीवार की तरह थी। जब विक्रम लौटा तो उसने पूरे परिवार को रोशनी से जगमगाती रसोई में इकट्ठा पाया। दोनों बच्चे चहक रहे थे। मालिनी और मीरा एक साथ कटोरे लगा रही थीं। उनकी आंखों में अब कोई सीमा नहीं थी। बरामदे में शाम की हवा धीरे धीरे चल रही थी, अपने साथ ताजे पके चावल और चमेली के फूलों की हल्की खुशबू ला रही थी। बस एक सामान्य शाम, लेकिन उन सभी के लिए ये एक सच्चे पूरे परिवार की पहली शाम थी। वापस आने के बाद मीरा आधिकारिक तौर पर उस घर का एक अविभाज्य हिस्सा बन गई। अब वो आया नहीं थी, ना ही नौकरानी, और निश्चित रूप से कोई बाहरी व्यक्ति नहीं थी। वो मीरा थी, वो महिला जिसे दोनों बच्चे पूरे दिल से मां कहते थे, और वो एकमात्र व्यक्ति जिसने विक्रम को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपनी भावनाओं को सफलता के कवच में बंद कर रखा था, फिर से प्यार करना और कमजोर होना सिखाया।
जो हवेली कभी शांत रहती थी अब जीवन की ध्वनियों से भर गई थी। सुबह मीरा जल्दी उठकर नाश्ता बनाती। कभी कभी विक्रम रसोई में मदद करता। एक अमीर व्यवसायी को टेढ़ी मेढ़ी गाजर छीलते देखना उसे हंसा देता। विक्रम असहज था, लेकिन उसकी आंखें नरम होतीं, जैसे कि हर पल सहेजने लायक हो। कबीर और ईशान उठते ही चहकने लगते। मीरा माँ, आज मैं अपनी टीचर के लिए बिस्कुट ले जाना चाहता हूँ, ईशान ने कहा जब उसकी माँ उसके बाल बांध रही थी। माँ, मैं कल अपना पाठ भूल गया, क्या मुझे खराब ग्रेड मिलेंगे? कबीर ने झिझड़ते हुए कहा। छोटी छोटी रोजमर्रा की कहानियां, लेकिन उनके लिए वे चमत्कार थीं, क्योंकि कई सालों में पहली बार उनके पास किसी को पूरी तरह से, स्वाभाविक रूप से और बिना किसी स्पष्टीकरण के मां कहने के लिए था। शाम को पूरा परिवार एक साथ खाना खाता। विक्रम अब रात 8 बजे की बैठकों या देर रात तक चलने वाले काम के फोन में व्यस्त नहीं रहता था। वो दोनों बच्चों के साथ किताबें पढ़ने, मीरा से आज के दिन के बारे में सुनने में समय बिताता, जैसे कि ये उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण खबर हो। एक रात जब पूरा परिवार सोफे पर बैठकर स्कूल के उत्सव का वीडियो देख रहा था, वो हिस्सा जहां दोनों बच्चों ने मीरा की ओर इशारा किया और प्यारी मां गाया, विक्रम को चुप करा गया। वो मीरा की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में कुछ अनकहा था। मीरा मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने सोचा था कि मुझे फिर कभी इस तरह से पुकारे जाने का मौका नहीं मिलेगा, उसने धीरे से कहा। जब मैंने अपना बेटा खोया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर का सारा प्यार उसके साथ मर गया है। विक्रम ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैंने भी सोचा था कि कोई भी इस परिवार को फिर से गर्म नहीं कर सकता जब तक तुम नहीं आई। उनके बीच का माहौल गर्म रोशनी में पिघल गया। कोई वादे नहीं, कोई शोर नहीं, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा करके एक पुराने पेड़ की जड़ों की तरह स्थायी साथ। हालांकि पुराने घाव कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुए। एक सप्ताहांत की दोपहर विक्रम पूरे परिवार को अपनी मां से मिलाने गांव ले गया। उसके पति की मृत्यु के बाद वो अकेली रहती थीं। बहुत समय से कोई पारिवारिक मिलन नहीं हुआ था। जब कार काई से ढकी लाल टाइलों वाले घर के गेट के सामने रुकी तो मीरा को अपनी हथेलियों में पसीना महसूस हुआ। यद्यपि विक्रम ने उसे कई बार आश्वस्त किया था, फिर भी वो चिंतित थी। उसकी भावी सास, अगर वो उसे ऐसा कह सकती है, एक ऐसी महिला के बारे में क्या सोचेगी जो तलाकशुदा थी, जिसने अपना बच्चा खो दिया था और जिसे पूरे समाज ने गलत समझा था। बूढ़ी औरत बाहर आई। उसका शरीर छोटा था, लेकिन उसकी आंखें साफ और चमकदार थीं। जब उसने अपने दोनों पोतों को दौड़कर उसे गले लगाते देखा तो वो प्यार से मुस्कुराई। फिर वो मुड़ी और मीरा को बहुत देर तक देखा। तुम मीरा हो? मीरा ने सिर झुकाया। जी। नमस्ते आंटी। वो लड़की जिसे दोनों बच्चे मां कहती हैं। मीरा ने अपना हाथ कसकर पकड़ लिया, धीरे से सिर हिलाया। जी, अगर इससे आपको दुख होता है तो मुझे माफ कर दीजिए। बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा। वो पास आई और मीरा का हाथ पकड़ लिया। एक पतला, कठोर हाथ जो दूसरों की देखभाल करने के कारण खुरदरा हो गया था। धन्यवाद बेटी, उसने फुसफुसाया। मीरा ने हैरानी से ऊपर देखा। उनके साथ रहने के लिए धन्यवाद। मुझे किसी परफेक्ट इंसान की जरूरत नहीं है, मुझे एक सच्चे दिल वाले इंसान की जरूरत है। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। स्वीकार किए जाने का एहसास, एक परिवार के सदस्य की तरह गले लगाए जाने का एहसास, जैसे कि उसके पिछले सभी अकेलेपन के साल शांत हो गए हों। मछली करी, सब्जी का सूप और अचार के साथ एक साधारण गांव के भोजन में पूरा परिवार एक पुरानी खाने की मेज के चारों ओर बैठा। कबीर और ईशान में चाव से खाया। अपनी दादी को स्कूल की कहानियां सुनाई। मीरा विक्रम के बगल में बैठी उसे मछली का एक टुकड़ा दे रही थी। उसने हड्डी के कारण मुंह बनाया और पूरा परिवार हंस पड़ा। वो पल इतना सादा था कि कुछ भी खास नहीं लग रहा था, लेकिन उनके लिए ये एक चमत्कार था। रात में मीरा आंगन में बैठकर तारों से भरे आसमान को देख रही थी। विक्रम आया और उस पर एक शॉल डाल दी। मैंने बहुत सोचा है, उसने कहा। मीरा मुड़ी और चुपचाप सुनने लगी। मैं तुम्हारे और बच्चों के बिना एक और दिन नहीं जीना चाहता। मीरा धीरे से मुस्कुराई। हम तो अभी भी साथ हैं।
नहीं, मेरा मतलब है हमेशा के लिए। विक्रम घुटनों के बल बैठ गया, अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली। कोई शानदार सोना या चांदी नहीं, बस एक चांदी का बैंड जिस पर छोटे अक्षरों में परिवार खुदा हुआ था। तुम बच्चों की मां बन गई हो, अब क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? मीरा स्तब्ध रह गई। जीवन के सभी दर्द, सभी पीड़ा, सभी संदेह उस पल में जैसे गायब हो गए। उसने सिर हिलाया। आंसुओं की जरूरत नहीं, शराब या आतिशबाजी की जरूरत नहीं, बस एक सिर हिलाना ही उस जगह को रोशन करने के लिए काफी था। शादी हवेली के पीछे के बगीचे में एक छोटे से समारोह में हुई। करीबी दोस्त, कुछ रिश्तेदार और वे लोग जो उनके साथ तूफानों से गुजरे थे। दोनों बच्चे छोटे फूल वाले लड़के और लड़की बने, खुशी से फूल फेंक रहे थे। दादी ने दुल्हन को गलियारे तक पहुंचाया। उनकी आंखें किसी भी सजावटी रोशनी से ज्यादा चमक रही थीं। विक्रम एक ग्रे सूट में इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें मीरा से नहीं हट रही थीं। वो महिला जिसे उसने कभी अनजाने में नजरअंदाज किया था, जिसे उसने सिर्फ एक अस्थायी आया समझा था, अब उसका पूरा आकाश थी। उन्होंने साधारण प्रतिज्ञाएं ली, पूर्णता के लिए प्यार नहीं, बल्कि ये जानते हुए कि वे खामियों के बावजूद एक दूसरे के साथ रहेंगे। तालियां गूंजी। जिन लोगों ने कभी शक किया था, जिन्होंने कभी आलोचना की थी, वे अब चुपचाप प्रशंसा कर रहे थे। और जब रात हुई, कबीर और ईशान बड़े बिस्तर पर चढ़ गए। मीरा और विक्रम दोनों को गले लगा लिया। पूरा परिवार एक दूसरे की गर्मी में सो गया। मीरा ने धीरे से फुसफुसाया, आखिरकार मुझे फिर से एक परिवार मिल गया। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन कहीं उनके दिलों में बहुत गहरे जवाब बहुत पहले ही गूंज चुका था। खुशी को किसी नाम की जरूरत नहीं होती, बस सही व्यक्ति की जरूरत होती है। शादी के बाद विक्रम और मीरा के परिवार का जीवन खुशियों से भरा था। ऐसा लगता था कि कुछ भी इसे तोड़ नहीं सकता, लेकिन गहराई में हर कोई यादों के उन टुकड़ों को साथ लेकर चल रहा था जो कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए के। मीरा के लिए ये उसके बच्चे को खोने के बाद के अकेलेपन के साल थे। दुनिया की शक भरी नजरें और हमेशा एक ऐसी जिंदगी के किनारे खड़े होने का एहसास जिसका उसने कभी सपना देखने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन वो काली परछाई कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई। एक दोपहर जब मीरा ईशान को स्कूल से घर ला रही थी, तो उसने अचानक एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के गेट के सामने अपनी कार रोक दी। उसने फीके पड़ चुके भवन को घूर कर देखा, जहां कभी उसका छोटा सा अपार्टमेंट था। वो अपने पूर्व पति सुरेश और अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी, जो अब नहीं था। बेटा, आज माँ को थोड़ा काम है, तुम कार में माँ का इंतजार करो, मीरा ने कहा। ईशान के कंधे पर धीरे से थपथपाया। वो धीरे धीरे गलियारे की ओर बढ़ी। उसके कदमों की आवाज शांत जगह में गूंज रही थी। तीसरी मंजिल, कमरा नंबर 302। जंग लगा लोहे का दरवाजा। अब कोई और रहता था, लेकिन यादें वैसी ही थीं। उसके बेटे के रोने की आवाज जब उसे पहली बार तेज बुखार था, सुरेश की ठंडी नजरें जब उसने उससे अपने बेटे को अस्पताल ले जाने की भीख मांगी थी, और फिर उसकी चरम क्रूरता जब उसने एक दूसरी औरत के लिए माँ और बेटे दोनों को छोड़ दिया था। मीरा, एक आवाज पीछे से आई। वो मुड़ी। ये सुरेश था, वो आदमी जिसने उसे कभी खाई में धकेल दिया था। अब उसके सामने खड़ा था, दुबला पतला, धसी हुई आंखें, उम्र से पहले बूढ़ा चेहरा। उसने उसे हैरानी से देखा। तुम सच में हो? मीरा चुपचाप खड़ी रही। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मैंने सोचा था कि मैं तुमसे फिर कभी नहीं मिलूंगा, सुरेश ने जारी रखा पास आते हुए। मैंने सुना है कि तुम अब बहुत अमीर हो गई हो, एक बड़े व्यवसायी से शादी कर ली है, एक बड़ी हवेली में रहती हो। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मीरा ने ठंडा जवाब दिया। नहीं, लेकिन तुम्हारी कहानी अब कौन नहीं जानता। देखो, आखिरकार तुम सफल हो गई और मेरे पास कुछ नहीं बचा। मीरा ने अपने होंठ कसकर काट लिए। क्या तुम्हें हमारा बेटा याद है? सुरेश ने अपना चेहरा झुका लिया। वो अब तक बड़ा हो गया होगा। मीरा हंस पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। वो मर गया सुरेश, वो तेज बुखार से मर गया जब तुम अपनी प्रेमिका के साथ सोने में व्यस्त थे। तुम्हें उसका नाम लेने का क्या अधिकार है? सुरेश चुप हो गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन फिर उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में जैसे बदलाव आ गया। मीरा,
मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आया हूँ। मैं सच में मुश्किल में हूँ। कर्ज, बीमारी, मुझे पता है कि तुम अब अमीर हो। बस एक बार मेरी मदद कर दो। तुम्हें लगता है कि मैं उस आदमी की मदद करूंगी जिसने अपने ही खून को मरने के लिए छोड़ दिया था? तुम सच में ऐसा कर सकती हो? सुरेश चिल्लाया। मैं सब कुछ प्रेस को बता सकता हूं। तुम्हारी दयालु सौतेली मां की कहानी जल्दी ही उजागर हो जाएगी अगर लोगों को पता चले कि तुमने अपना बच्चा खो दिया था। तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया था। तुम इस झुग्गी जैसे घर में रहती थी। मीरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। कर लो, मुझे अब अपने अतीत से डर नहीं लगता। वो मुड़ी और चली गई, सुरेश को वहीं खड़ा छोड़कर, जो गुस्से में पीछे से चिल्ला रहा था। लेकिन जब वो कार में वापस आई तो उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने ईशान को कसकर गले लगा लिया, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि ये वर्तमान वास्तविक है और कोई भी इसे उससे छीन नहीं सकता। उस रात जब पूरा परिवार खाना खा रहा था, विक्रम ने मीरा में बदलाव महसूस किया। वो कम हंस रही थी, कबीर को खाना परोस रही थी और फिर खाली जगह में देख रही थी। दोनों बच्चों के सोने का इंतजार करने के बाद वो कमरे में आया, धीरे से उसके बगल में बैठ गया। क्या कुछ हुआ है? उसने पूछा। मीरा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसने सुरेश के साथ हुई मुलाकात के बारे में बताया, हर विवरण। हर पुराना घाव। विक्रम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसे तुम्हें फिर से चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है। मुझे अपनी परवाह नहीं है, मीरा ने कहा। मुझे बस कबीर और ईशान की चिंता है। अगर मेरी पुरानी कहानी सामने आई तो बच्चों को चोट पहुंचेगी। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। तुम उनकी मां हो, कुछ भी इस बात को नहीं बदल सकता। अतीत कोई दाग नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि तुम कितनी मजबूत हो कि आज यहां हो। लेकिन मीडिया ऐसा नहीं सोचता, तो मैं इससे निपटूंगा। अगले दिन विक्रम ने स्वेच्छा से प्रेस के साथ एक बैठक आयोजित की, लेकिन किसी घोटाले को रोकने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई बताने के लिए। वो मीरा के साथ एक टॉक शो में दिखाई दिया, पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने रिश्ते को स्वीकार किया। वो परफेक्ट नहीं है, उसने अपना बच्चा खोया है, वो असफल हुई है। वो सबसे नीचे गिरी है, लेकिन इसी वजह से वो प्यार करना जानती है, पूरे दिल से, बिना किसी हिसाब किताब के। और मेरे लिए ये किसी भी चीज से ज्यादा कीमती है। मीरा बगल में बैठी, ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें चमक उठीं, क्योंकि आखिरकार उसे छिपना नहीं पड़ा जो कुछ भी उसने अनुभव किया था। उसके लिए शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर लहरें उठीं, लेकिन एक सकारात्मक दिशा में। कई अकेली माताओं जो घायल हुई थीं ने मीरा को धन्यवाद भेजा। उन्होंने उस कहानी में खुद को देखा, आगे बढ़ने का एक रास्ता देखा। और सुरेश, भले ही उसने बाद में कुछ पुराने संदेश, कुछ अज्ञात स्रोतों से तस्वीरें जारी कीं, लेकिन जनता सच्चाई के पक्ष में खड़ी थी। वो खामोशी में डूब गया। झूठी अफवाहों ने अब लोगों को उत्सुक नहीं किया, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अतीत का सामना करने की हिम्मत करता है, उसे आसानी से उससे हराया नहीं जा सकता। मीरा ने बोझ उतार दिया। अब जब भी कोई पुराने दिनों का जिक्र करता तो कोई छिपा हुआ डर नहीं था। अब वो धूप में खड़ी हो सकती थी, अपने पति का हाथ पकड़कर अपने 2 बच्चों को शहर पर ले जा सकती थी, बिना कुछ छिपाए। एक शाम कबीर मीरा की गोद में बैठकर पूछ रहा था, माँ, मेरे दोस्त ने कहा कि आपके पास पहले एक बच्चा था। मीरा एक पल के लिए रुक गई। विक्रम बीच में बोलना चाहता था, लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया। उसने कबीर के बालों को सहलाया और सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास एक बच्ची थी, लेकिन वो अब आसमान में चली गई है। क्या मैं उसका भाई बन सकता हूँ? मीरा मुस्कुराई और अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। तुम पहले से ही एक अद्भुत भाई हो कबीर, क्योंकि तुम्हारे और ईशान की वजह से मुझे फिर से माँ बनने का मौका मिला। मीरा के दिल में पुराने घाव अब खून नहीं बहा रहे थे। वे अभी भी थे, लेकिन प्यार, क्षमा और एक सच्चे परिवार के कारण भर गए थे। और इस तरह वो जानती थी कि अतीत अब एक काली परछाई नहीं, बल्कि वो रास्ता था जो उसे रोशनी की ओर ले गया। मार्च की शुरुआत बेमौसम और लगातार बारिश से हुई। शांत हवेली में छत की टाइलों पर बारिश की बूंदों की आवाज एक परिचित धुन बना रही थी।
लेकिन एक और तूफान धीरे धीरे आ रहा था। आसमान से नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों से जो पूरी तरह से खुशहाल जीवन जी रहे थे। मीरा ने महसूस किया कि विक्रम हाल ही में बदल गया है। वो खाने की मेज पर शांत हो गया था। कबीर और ईशान को किताबें पढ़ते समय अक्सर अपना फोन देखता था। वो देर रात तक जागता था और भले ही वो छिपाने की कोशिश करता, मीरा उसे तनावपूर्ण चेहरे के साथ काम के घने संदेशों को स्वाइप करते हुए पकड़ लेती थी। एक रात जब पूरा परिवार खाना चुका था, विक्रम सामान्य से जल्दी उठ गया। मीरा ने ऊपर देखा। क्या आपको फिर से काम करना है? विक्रम एक पल के लिए रुका। हाँ, निदेशक मंडल से कुछ काम है, कुछ परियोजनाएं तत्काल हैं। आपने कहा था कि आप कम कर देंगे। मीरा की आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी। बच्चों ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। उसे नहीं देखा। मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन तुम जानती हो, कंपनी कोई छोटी बात नहीं है, और परिवार एक छोटी बात है। हवा रुक गई। मीरा का सवाल ऊंचा नहीं था, कठोर नहीं था, लेकिन इतना भारी था कि कमरे के हर कोने में बस गया। विक्रम अपनी पत्नी को देखने के लिए मुड़ा। मीरा, तुम जानती हो कि मैं तुमसे और बच्चों से कितना प्यार करता हूं। मैं जानती हूं, लेकिन प्यार काफी नहीं है अगर आप प्राथमिकता नहीं चुनते। मैं अतीत को दोहराना नहीं चाहती। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए एक पारिवारिक भोजन का इंतजार करती रहती है। मैं ये सहन नहीं कर सकती कि कबीर और ईशान अपने पिता को घर में सिर्फ एक परछाई के रूप में देखें। विक्रम ने अपने होंठ काट लिए। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं करूं? सब कुछ छोड़ दूं? मैं चाहती हूं कि आप हमारे साथ रहें, सिर्फ हमारे साथ न रहें। किसी ने और कुछ नहीं कहा। उस रात विक्रम सोने के कमरे में नहीं गया, बल्कि अपने ऑफिस में ही रहा। मीरा ने भी उसे नहीं ढूंढा। दोनों बच्चे बिस्तर के बीच में सो रहे थे और वो बगल में लेटी थी, अपनी आंखें अंधेरी छत पर टिकाए हुए। अगली सुबह विक्रम जल्दी घर से निकल गया। मीरा दोनों बच्चों को स्कूल ले गई, लेकिन उसका दिल भारी था। जब वो वापस आई तो विक्रम की माँ श्रीमती वर्मा खाने की मेज पर बैठी थीं। हाथ में चाय का प्याला था। तुम और विक्रम लड़े हो क्या? मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। क्या हुआ? जी, काम की बात है। मैं नहीं चाहती कि बच्चे अपने पिता की गर्मी के बिना बड़े हों। श्रीमती वर्मा ने उसे देखा। उनकी आंखों में पहले की तरह कोई दोष नहीं था, बल्कि समझ थी। एक जमाने में मैं भी तुम्हारी तरह थी। मेरे पति एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर थे जो लगातार यात्रा करते थे। कई बार मैं पागल हो जाती थी। विक्रम को लेकर अपने मायके चली जाती थी, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी पुरुषों को ये समझने के लिए समय चाहिए होता है कि परिवार ही वो जगह है जहां वे वास्तव में हैं। मीरा ने अपने होंठ भींच लिए, अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। लेकिन अगर उन्हें एहसास ना हो तो क्या आंटी? श्रीमती वर्मा उठीं। पास आईं और उसका हाथ पकड़ लिया। तो हम उन्हें याद दिलाते हैं बार बार, जब तक वे सुन न लें। मीरा धीरे से हंस पड़ी, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। उस रात दोनों बच्चों को सुलाने के बाद वो चुपचाप विक्रम के ऑफिस में गई। वो मेज पर सिर रखकर सो रहा था। लैपटॉप खुला था। नीली मंद रोशनी उसके थके हुए चेहरे पर पड़ रही थी। वो पास आई और उसे धीरे से हिलाया। जी, कमरे में चलिए। विक्रम ने हैरानी से आंखें खोली। मीरा ने एक कुर्सी खींची और सामने बैठ गई। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? उसने सिर हिलाया। मीरा ने अपनी जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली। ये वो डायरी थी जो उसने इस घर में कदम रखने के पहले दिन से लिखी थी। मुझे डर था कि मेरा अतीत मुझे फिर कभी किसी से प्यार नहीं करने देगा, लेकिन फिर मैंने तुम पर, इस परिवार पर विश्वास करने का फैसला किया। मैंने फिर से प्यार करने, फिर से मां बनने की हिम्मत की, क्योंकि तुम वहां थे। विक्रम चुपचाप उसे देखता रहा। लेकिन हाल ही में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अतीत में लौट रही हूं। बस फर्क यह है कि मुझे अंजाम पहले से पता है और यह ज्यादा दर्दनाक है। उसने अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि मैं दोनों को संतुलित करने के लिए काफी अच्छा हूं, लेकिन शायद मैं गलत था। मीरा ने नोटबुक को एक ऐसे पन्ने पर खोला जहां एक तस्वीर बनी हुई थी, पूरे परिवार की एक पेड़ के नीचे हाथ में हाथ डाले बैठे हुए।
ये कबीर ने बनाया है। उसने कहा कि काश हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही पूरा होता। कोई भी गायब नहीं होता। विक्रम ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मुझे बदलना होगा, सिर्फ कहना नहीं बल्कि सच में करना होगा। क्या तुम मुझ पर एक बार और विश्वास कर सकती हो? मीरा ने उसे बहुत देर तक देखा और फिर सिर हिलाया। जब तक आप परिवार की ओर देखते रहेंगे, मैं इंतजार करने को तैयार हूं। उस दिन से विक्रम ने अपने काम का शेड्यूल बदलना शुरू कर दिया। उसने कुछ परियोजनाएं अपने भरोसेमंद सहयोगी को सौंप दी, अनावश्यक पार्टियों को कम कर दिया। हर शाम वो दोनों बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए समय पर मौजूद रहता, मीरा के साथ खाने की मेज साफ करता, बिना किसी जल्दबाजी के बात करता। एक दोपहर जब पूरा परिवार आंगन में गेंद खेल रहा था, कबीर उसकी ओर भागा, फिसल गया और रोने लगा। विक्रम जल्दी से दौड़कर अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। पापा यहीं हैं, कुछ नहीं हुआ। ईशान बगल में खड़ा अपने माता पिता को देख रहा था और फिर धीरे से बोला, मीरा माँ। विक्रम पापा, हमारा घर इंद्रधनुष की तरह खुश है। मीरा हंस पड़ी, आंसू बहने लगे। विक्रम ने उसका कंधा भींच लिया। उसने फुसफुसाया, मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी बारिश को ज्यादा देर तक नहीं रहने दूंगा। और उस पल में पीली शाम की रोशनी के नीचे मीरा जानती थी कि तूफान के बाद खुशी न केवल वापस आ गई है, ये यहीं थी, फिर से अंकुरित होने के लिए तैयार, ज्यादा मजबूत, ज्यादा उज्जवल। गर्मी अपने साथ चमकीली धूप लेकर आई, जो हरे भरे हवेली में फैल गई। बोगनविलिया बरामदे से नीचे लटक रहा था। रात में चमेली की हल्की खुशबू खाने की मेज के पार बह रही थी, जहां विक्रम और मीरा का परिवार हर शाम इकट्ठा होता था। जीवन शांत और गर्म था, जैसे कि सालों पहले के सभी तूफान यादों में सो गए हों। मीरा अब सिर्फ एक पत्नी और मां नहीं थी, बल्कि विक्रम के सामुदायिक गतिविधियों में एक सच्ची साथी भी थी, जिसे उसने शुरू किया था। उन्होंने मिलकर उज्जवल कल के लिए नामक एक छात्रवृत्ति कोष की स्थापना की, जो अनाथ बच्चों और गरीब मेधावी छात्रों की मदद करता था। ये मीरा का उस अच्छाई को वापस लौटाने का तरीका था, जो जीवन ने उसे दूसरी बार दी थी। व्यस्त होने के बावजूद विक्रम ने अपना वादा निभाया, हमेशा रात के खाने के लिए समय पर घर आता। हर रात ईशान को कहानियां पढ़ता और कबीर से स्कूल की कहानियां सुनता। एक दिन विक्रम ने दोनों बच्चों के साथ खाना भी बनाया, भले ही रसोई एक युद्ध का मैदान बन गई हो। पूरा परिवार आटे, टूटे अंडों और जले हुए ऑमलेट की गंध के बीच हंस रहा था। एक दिन एक पहाड़ी स्कूल में चैरिटी के काम के बाद मीरा भारी मन से लौटी। वो एक छोटी लड़की से मिली, जिसका नाम यशवी था, जो उसके बेटे की उम्र की थी। वही बड़ी गोल आंखें, वही जिद्दी लेकिन गहरी नजर। मुझे अपने माता पिता याद नहीं है, यशवी ने मीरा से कहा। उसकी आवाज हवा की तरह हल्की थी। लेकिन मैं अक्सर एक बहुत गर्म आलिंगन का सपना देखती हूं। मुझे लगता है कि वो मेरी मां थी। मीरा ने बच्ची को गले लगा लिया। आंसू बहने लगे। वो किसी से भी ज्यादा उस एहसास को समझती थी, कमी लेकिन विश्वास को कभी ना छोड़ने का। उस शाम मीरा अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। अपनी डायरी के पुराने पन्ने पलट रही थी, जो वो अभी भी हर दिन लिखती थी। यद्यपि खुशी मिल गई थी, उसके बेटे की याद हमेशा वहां थी, कभी फीकी नहीं पड़ी। उसने धीरे से शब्दों पर हाथ फेरा, मां को माफ कर दो कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकी, लेकिन मैं जी रही हूं, प्यार कर रही हूं और तुम्हारे लिए आगे बढ़ रही हूं। विक्रम अंदर आया। अपनी पत्नी को खोया हुआ देखकर वो धीरे से बैठ गया। कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम अपने बेटे को याद कर रही हो? उसने धीरे से पूछा। मीरा ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। भले ही मेरे पास तुम और बच्चे हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मुझे अभी भी कुछ कमी महसूस होती है, इसलिए नहीं कि मैं पर्याप्त खुश नहीं हूं, बल्कि इसलिए कि मेरे दिल का एक हिस्सा कहीं और रह गया है। मुझे पता है विक्रम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, और मुझे विश्वास है कि वो भी जानता है कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। अगले दिन विक्रम चुपके से पूरे परिवार को दार्जिलिंग के उस छोटे मठ में वापस ले गया, जहां मीरा हर साल अपने बेटे की बरसी पर अकेले जाती थी। इस बार वो अकेली नहीं थी। कबीर और ईशान को नीले वस्त्र पहनाए गए। उन्होंने खुद छोटी वेदी पर अगरबत्ती लगाई।
माँ ने कहा कि वो एक फरिश्ता है। इसलिए हम उसके लिए एक गुड़िया लाए हैं, ईशान ने फुसफुसाया। मीरा ने अपने बच्चों को देखा। आंसू बह रहे थे, लेकिन ये गर्म आंसू थे। अब उनमें पहले की तरह गुस्सा या दर्द नहीं था। वो जानती थी कि ये पल दो दुनियाओं का संगम है, रहने वालों और चली गई आत्मा के बीच, अतीत और वर्तमान के बीच। समारोह के बाद पूरा परिवार चाय के बागान के पास एक पहाड़ी पर बैठा। ठंडी हवा चल रही थी। रोडोडेंड्रॉन की हल्की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। मुझे लगता है कि हमें एक बच्चे को गोद लेना चाहिए, मीरा ने धीरे से कहा। उसकी आंखें क्षितिज की ओर थीं। विक्रम हैरान होकर मुड़ा। क्या तुम पक्का हो? पक्का। मैं नहीं चाहती कि मेरा प्यार सिर्फ खून के रिश्ते तक सीमित रहे। बाहर बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें एक घर की, एक आलिंगन की जरूरत है, और मुझे लगता है कि हम ये कर सकते हैं। विक्रम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने मीरा को बहुत देर तक देखा और फिर सिर हिलाया। अगर ये तुम हो तो मुझे विश्वास है। बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया आसान नहीं थी। कागजी कार्रवाई थी, जांच थी, लंबी मूल्यांकन बैठकें थीं। लेकिन मीरा ने खुद को इतना दृढ़ कभी महसूस नहीं किया था। उसके दिल में अब वो मां नहीं थी जिसने अपना बच्चा खो दिया था, बल्कि वो महिला थी जो खून की परिभाषा से परे प्यार करती थी। जिस दिन उसे बताया गया कि उसका आवेदन स्वीकृत हो गया है, मीरा भेजी गई फाइल में बच्चे की तस्वीर देखकर स्तब्ध रह गई। एक छोटा लड़का जिसका नाम कियान था। मासूम आंखें, थोड़े घुंघराले बाल और ऊंचा माथा, बिल्कुल उसके बेटे जैसा। जब कियान को लाया गया तो मीरा घुटनों के बल बैठ गई और अपनी बाहें फैला दीं। बच्चा कुछ सेकंड के लिए झिझका और फिर दौड़कर उसे कसकर गले लगा लिया। मां, आपसे टेडी बियर जैसी खुशबू आ रही है, कियान ने फुसफुसाया। मीरा हंस पड़ी, आंसू बहने लगे। उस पल में उसे लगा कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा फिर से एक ठिकाना पा गया है। बदलने के लिए नहीं, बल्कि एक अधूरे सफर को जारी रखने के लिए। उस रात घर में एक और चहकती आवाज थी। एक छोटा सा हाथ सोते समय मीरा का हाथ पकड़े हुए था, और एक और दिल ठीक हो रहा था। जिंदगी ने उसे वो नहीं लौटाया जो उसने खो दिया था, लेकिन उसने उसे एक दूसरा मौका दिया, प्यार करने का, माफ करने का। ये विश्वास करने का कि कभी-कभी चमत्कार जादू से नहीं, बल्कि हार न मानने की हिम्मत से होते हैं। विक्रम बालकनी पर बैठा 3 बच्चों को आंगन में खेलते हुए देख रहा था। उसके बगल में मीरा थी, वो महिला जिसे उसने एक बार अनजाने में अपनी जिंदगी से जाने दिया था। अब पूरे परिवार का दिल थी। वो मुड़ा और धीरे से पूछा, क्या तुम खुश हो? मीरा मुस्कुराई, दार्जिलिंग की हवा की तरह एक शांत मुस्कान। सिर्फ खुश नहीं, मैं पूरी तरह से जी रही हूं, और शायद उन कहानियों में जो खत्म हो चुकी लगती हैं। सच्चा प्यार हमेशा एक ऐसे दिल से एक नया अध्याय लिखना जानता है जो हमेशा के लिए रहता है। दोस्तों, आप सब कहां से हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे भी शेयर करें ताकि हम सब पढ़ सकें। हमारी प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश और सुरक्षित रहें।